नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे डिजिटली डरेंगे तो अरेस्ट होंगे। जी हां, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें इंसान मानसिक रूप से भी परेशान होता है, पैसे भी गंवाता है। हर रोज आ रहे हैं ऐसे सैकड़ों केसेस। तो इनसे बचने के लिए हम आप सबको मजबूत होना होगा, कानूनी रूप से, खुद हमें मानसिक स्तर पर भी, क्योंकि ना डरना है ऐसे ठगों को हराने की पहली शर्त है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया, बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो हम सब मिलकर पुरजोर तरीके से इससे मुकाबले की तैयारी करते हैं, लेकिन ये कैसे हो, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे जिनसे आपको कोई सवाल है तो उनसे पूछ सकते हैं। नंबर हमारा है 8178999182। लगातार फोन नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां कुछ लोगों से डिजिटल अरेस्ट पर इस पर हमने बातचीत की। क्या कहना है लोगों का, क्या प्रतिक्रिया मिली, आइए देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट पर आज हम बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल के एआईजी वैभव श्रीवास्तव जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना खतरनाक है और लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कॉन्सेप्ट जब सामने आया तो ऐसे केसेस को कैसे आप लोग डील कर रहे हैं और वाकई में ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कानून में किसी भी प्रकार के डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। भारत की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जो अनुसंधान एजेंसी हैं, वो आपको किसी भी तरह से फ़ोन करके, आपको घर में बंद करके या आपको फ़ोन पे बयान लेके इस तरह के काम वो नहीं करती हैं। और डिजिटल अरेस्ट का जो तरीका हमको देखने में आ रहा है, सबसे पहले आपके पास एक फ़ोन आता है, उस फ़ोन में आपसे कहा जाता है कि आपके जो पहचान के कागज़ हैं, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन कागज़ों को कोई दूसरा गलत व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था और नारकोटिक्स या किसी अन्य प्रकार की ऐसी चीज़ें जो कॉन्ट्राबैंड है, जिन पे कानूनन रोक है, उनको देश के बाहर भेजने का या मंगाने का प्रयास कर रहा था। और इसके बैकड्रॉप में साइबर क्रिमिनल आपसे कहता है कि आप एनसीबी से वो बोल रहा है या वो एनआईए से बोल रहा है, आप टेररिज्म एक्टिविटी कर रहे थे। इस तरह की किसी भी भ्रामक जानकारी में आने से बचें। किसी भी तरह के ऐसे डर को तत्काल समझें कि आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे आपसे साइबर अपराध करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस के पास तत्काल इस बात को रिपोर्ट करें। ध्यान रखें, साइबर अरेस्ट जैसी या डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ कानून में नहीं है, इसके झांसे में नहीं आना है और किसी भी तरह के पैसे को ट्रांसफ़र नहीं करना है। वो व्यक्ति ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी बन के बात कर सकता है। आपसे कहेगा कि आप एक वीडियो कॉल पे चले जाएं जिस पर लगातार आपको देखेगा, आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, किसी से इस बारे में बात नहीं करें। इनमें से किसी बात पे ध्यान नहीं देना, आप फ़ोन को काट दीजिए और अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट कीजिए। अब तक जो आप लोगों ने केसेस हैंडल किए हैं, अगर उसके मुताबिक मैं बात करूं तो अमूमन किस तरीके के लोग ज़्यादा टारगेट में आ रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट जैसी जो ठगी के वारदात हैं, इसमें किस टाइप के लोग जद में आ रहे हैं? देखिए, हर ही तरह के लोग आ रहे हैं। चाहे हम बात करें तो जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास अभी रिटायरमेंट का कॉर्पस आया हुआ है, पैसा आया हुआ है, या जो यंगस्टर हैं जो कहीं अच्छी जगह पे काम करते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। कुछ ऐसे भी लोगों को देखने में हमें आया है डिजिटल अरेस्ट में फंसे हैं जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो ये कह पाना कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है मुश्किल है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स बेसिकली वो आपको टारगेट कर रहा है, आपके डर को टारगेट कर रहा है। रैंडम नंबर पे भी अगर आप डर जाएंगे, अगर आप उसकी बातों में आ जाएंगे, तो फिर वो आपसे आगे और पैसे मांगता चला जाएगा। आम लोगों के लिए क्या सलाह है? क्या सिर्फ डरना नहीं है? मैं आम लोगों को साइबर अपराधों से बचने के लिए हमेशा एक ही सलाह देता हूँ कि आपको कोई भी मैसेज या कोई भी फ़ोन कॉल अगर डरा रही है, ललचा रही है या आपको आलस करने पे मजबूर कर रही है, तो ध्यान दें, सतर्क हो जाएं। इस तरह के इमोशंस को भड़का के वो आपसे साइबर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी मैसेज, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी ईमेल अगर आपको डराए, ललचाए या फिर आलस करवाए, तो उससे सावधान हो जाएं। हमें देखने को मिलता है कि जो साइबर ठग हैं वो अपने वारदात का तरीका बार बार बदलते हैं। जब ये डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं शुरू हुई, लगभग कितना वक्त हो गया सर कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हमारे पास पहुंचने लगी? पिछले 5-6 महीनों से तो ये हमारे नॉलेज में आ रही है। मध्य प्रदेश में इस तरह के केसेस आ रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से। तो अभी भी शिकायतें आप लोगों के पास साइबर सेल में पहुंचती हैं इस तरीके से? हाँ, अभी भी शिकायतें आती हैं, कम हो गई हैं हालांकि पहले से। आपने 3 शब्द बताए, डर, लालच और आलस। आलस। डर, लालच और आलस अगर कहीं आपको समझ में आता है तो आप समझ जाइए कि आप साइबर ठगी का शिकार होने वाले हैं। कहीं भी डिजिटल अरेस्ट जैसा प्रावधान नहीं है और अगर ऐसा आपको कहा जाता है तो तत्काल आपको सतर्क होने की जरूरत है। नजदीकी पुलिस थाने पहुंचे और कंप्लेंट करें। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।
और इसी डिजिटल अरेस्ट से कैसे खुद को बचाना है, कैसे आपको खुद की सुरक्षा रखनी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मदीहा रेशमवाला हैं डिजिटल अरेस्ट की शिकार, वेदभूषण हमारे साथ हैं पूर्व एसीपी, राकेश जैन हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट, राशि भारद्वाज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल राकेश जैन आपसे, डिजिटल अरेस्ट अभी भी राकेश ये शब्द ऐसा है कि बहुत लोग को इसकी जानकारी नहीं है कि क्या है डिजिटल अरेस्ट, कैसे इसमें लोग फंसते हैं, कैसे आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इसमें फंसते चले जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप एक बार समझाएं हमें कि किस तरीके से इसमें एक शख्स को अपने बिल्कुल कंट्रोल में किया जाता है और उसको ठग लिया जाता है। जी ज्योति जी, जैसा अभी मिस्टर वैभव ने बताया कि किसी भी तरह के साइबर अपराध यदि घटित होते हैं, उसके पीछे 2-3 तरह के आपकी जो मनोविज्ञान होता है जी। या तो किसी तरह का डर या लालच या अज्ञानता। मेरे हिसाब से अज्ञानता और लालच दो के ऊपर यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो हर व्यक्ति जो है साइबर अपराध का शिकार होने से बच सकता है। किसी भी तरह का साइबर अपराध हो, चाहे वो एडवाइजरी कंपनी या किसी तरह से लालच में बहुत ज्यादा पैसा कमाने का हो या किसी तरह के हैकिंग का भी हो। बट जहां तक सवाल डिजिटल अरेस्ट जैसे नाम का है, क्योंकि जैसा भी हमारी चर्चा भी हुई कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं, पर इस अपराध को जो डिजिटल अरेस्ट नाम दिया गया है, इसमें एक सबसे पहले एक विश्वास अर्जित किया जाता है। एक यूनिफॉर्म सर्विस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर एक आम आदमी का विश्वास हो जाता है। चाहे वो मुंबई पुलिस हो, किसी शहर की पुलिस हो या सीबीआई हो या एनआईए हो या किसी तरह का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, क्योंकि एक आम आदमी का विश्वास यूनिफॉर्म सर्विसेज के ऊपर तुरंत आ जाता है। उस विश्वास के बाद में फिर एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है, जहां पर कि उसके नजदीकी परिजन के ऊपर किसी तरह का ऐसा जाहिर किया जाता है कि वो मुसीबत में है या फिर उनके अगेंस्ट में ऐसी एक्शन हो जाएगी और वो लंबे समय तक जेल में चले जाएंगे, इन तमाम तरह की चीजें। और उस दबाव के बाद में, उस डर के बाद में फिर ये दबाव बनाया जाता है कि वो कुछ पैसे दे दें या बैंक अकाउंट दे दें। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह की है कि पहले विश्वास अर्जित किया जाता है, फिर डर का माहौल बनाया जाता है और फिर उस डर के माहौल में आपको बिल्कुल कम समय देते हुए जो भी उस व्यक्ति जो विक्टिम है उससे उस समय पैसा या अकाउंट डिटेल्स या कुछ ले ली जाती है। जी। मदीहा हमारे साथ हैं रेशमवाला, मदीहा रेशमवाला, जो कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुकी हैं। मदीहा, हम कितना अपने आसपास हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं खबरों में, हर चीज़ की हमें जानकारी होती है कि हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, डिटेल नहीं देनी है, हमें अलर्ट रहना है। उसके बावजूद भी हम कैसे आखिर किसी की बात में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं? आप समझाएं हमें कि कैसा कॉल आपको आया था, किस तरीके से आपके साथ फोन पर ये ठगी हुई। मदीहा के पास मैं लौटूंगी। मदीहा रेशमवाला हमसे जुड़ेंगी, जो कि एक बार साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी हैं। राशि भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। राशि, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि देखिए, वही मैं अभी जो मदीहा से सवाल पूछ रही थी, हमें सब कुछ पता होता है, पूरी जानकारी होती है, रोज़ाना खबरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। कहा जाता है कि कई बार कम पढ़े लिखे लोग ऐसी घटनाओं का शिकार होते हैं, लेकिन क्या वो किस तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेता है सामने वाला शख्स फ़ोन पर कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, हम इस तरीके से बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं और अपनी पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा लेते हैं। देखिए, जैसे बताया गया कि डर रहता है, लालसा रहती है और हमें आलस रहता है, और कहीं ना कहीं हम एक होप में, एक अपॉर्चुनिटी में जीते रहते हैं कि कैसे भी कुछ ना करके हमें कुछ ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जीवन में कि हम थोड़ा और आगे बढ़ पाए। तो जिसके कारण इंसान ज्यादातर आलसा में आके, लालच में आके, अपने पेशेंस नहीं रहते हैं, बिना पेशेंस में आके लिंक दिया है तो उस क्लिक कर देंगे, होप में जी लेंगे, या बिना पूरी इंफॉर्मेशन पढ़े, पेशेंस नहीं रहते हैं कि पढ़ें कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उस पर क्लिक कर लेंगे, जिससे वो फंस जाते हैं। वेदभूषण पूर्व एसीपी भी हमारे साथ हैं। वेद सर, लगातार जो डिजिटल अरेस्ट है उसके मामले बढ़ रहे हैं, डिजिटली फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है, नए नए तरीके अब सामने आ रहे हैं फ्रॉड के, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, उनको क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से इन मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, हम ये आपसे जानना समझना चाहेंगे
कैसे लोगों को बेवकूफ़ इस मामलों में बनाया जाता है और कैसे इन केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करके, क्योंकि लोगों की कई बार ये भी शिकायत होती है कि हमारी शिकायत कंप्लेंट करने के बावजूद भी तुरंत एक्शन नहीं होता है। ज्योति, ये एक फियर का एक माहौल क्रिएट करके इस तरह की एक्सटॉर्शन जी या इस तरह का साइबर क्राइम होता है। इसके लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 को नया कानून बनाया है। तीनों जो पुराने कानून थे, मौकाले कानून या ब्रिटिश कानून थे, उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 3 नए कानून लेकर आए हैं। वो कानून इन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि जो अपराध का स्वरूप है आज पुराने तरह नहीं है। पहले लोग ठगी करते थे, दूसरी तरीके से थे, बिजली का इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आ गए, घर पे इनकम टैक्स बनकर आ गए, सीबीआई का ऑफिसर बनकर आ गए, आपके घर में रेड करनी है। परंतु अब चूंकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है, इसलिए ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस नए कानून के अंदर एक 0 FIR का प्रोविजन किया गया है कि आपके साथ अपराध कहीं भी घटित हो, किसी भी जगह पर आप हो, आप तुरंत उसकी FIR 0 FIR करा सकें। क्योंकि जुडिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है इन तमाम चीजों को सेटल करने के लिए, क्योंकि ये एक स्टेट, एक प्रदेश और दुनिया भर से इस तरह की कॉल जनरेट होती हैं। नाइजीरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह से इस तरह के फ्रॉडस्टर ऑपरेट करते हैं। तो पुलिस के लिए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसकी FIR किस थाने के अंदर हो, इसका जुडिक्शन कहां पर हो, कल को यदि अरेस्ट होते हैं तो उनको किस कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल किया जाएगा। क्योंकि जो ये लालच देते हैं, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपने आप को ऑफिसर बताते हैं, ईडी का ऑफिसर बताएंगे, सीबीआई का ऑफिसर बताएंगे, पुलिस का, जैसे आप मेरे पीछे देख रही हैं, पीछे पुलिस का निशान है, दिल्ली पुलिस के हमारे महासंघ का निशान है। इस तरह की चीजें बैकग्राउंड से आती हैं कि देखो मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं, यदि आपने पैसे नहीं डाले तो आपका मैं कैरियर समाप्त कर दूंगा, आप सेक्सटॉर्शन के शिकार हो चुके हैं, आप फोर्जरी में, नारकोटिक्स में, किसी भी चीज में जिस तरह से आपको बुक किया जा सकता है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान समाज में 0 हो जाएगा। तो ये एक डर का माहौल क्रिएट करके डिजिटल अरेस्ट से यही होता है कि वो जो एक तरह से बोलते हैं हिप्नोटाइज, आपने पहले सुना होगा, लोग हिप्नोटाइज कर लेते थे, तो ये एक तरह से हिप्नोटाइज है, फियर क्रिएट करके कि आदमी को डरा दिया जाए, वो जैसा इंस्ट्रक्शन दें उस हिसाब से वो करता रहेगा, पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे, वो अपना माइंड अप्लाई करने की स्थिति में ही नहीं होता। मन एक तरह से सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में चले जाता है, क्योंकि वो इस तरह का डर दिखाते हैं। किसी आदमी ने, चूंकि जो एक टारगेट ये करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ग को करते हैं, किसी बच्चे को टारगेट नहीं करेंगे, किसी ऐसे नए लड़के को टारगेट नहीं करेंगे जिसके पास पैसा ही नहीं है। वो ऐसे टारगेट ढूंढते हैं, तमाम तरह की फेसबुक और तमाम इंस्टाग्राम, तमाम वो चेक करके सारी रिसर्च करने के बाद में उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसा मिलने की उनको संभावना होती है। तो उनका बिल्कुल एक एम बिल्कुल क्लियर होता है कि इस किस एज ग्रुप का आदमी है, सर्विस से रिटायर्ड है, बिजनेस से रिटायर्ड है, पॉलिटिशियन है, किस वर्ग से आता है, क्या इससे पैसा निकाला जा सकता जी। है। तो वीर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरी रिसर्च ये करते हैं। आजकल तो हम ये देखते हैं कि हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पर अपनी हर पर्सनल डिटेल डाले रखता है, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या उसने गाड़ी खरीदी, घर में क्या नया आया, हर चीज की डिटेल। तो यानी कि ये भी एक तरीके से खतरनाक हो सकता है, ये जो पर्सनल डिटेल्स आजकल हम सभी सोशल मीडिया पर अपना इतना अपलोड करते हैं। ज्योति, उसके अलावा रास्ता नहीं है। आप अभी ट्रैवल कर रही हैं अमेरिका में, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि मैं अमेरिका में हूँ, अपनी फेसबुक पर अपनी फोटो डालती हैं। तो जो इस तरह के चीटर्स होते हैं, निगाह रखते हैं कि ये आदमी इंटरनेशनली घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, या इनके कॉन्टेक्ट्स किस तरह से हैं। क्या आप राजनेताओं के बीच में अपनी फोटो खिंचा रहे हैं, क्या बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ में आप पार्टीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो टारगेट कर लेते हैं कि ये आदमी बिल्कुल मुफीद है, इसकी एज भी ज्यादा है, इसको डराया धमकाया जा सकता है, ये अपनी मान सम्मान इज्जत के लिए कुछ भी पैसा खर्च कर सकता है। तो वो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, केवल इसका एक ही रास्ता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, पैनिक में ना आए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुको, सोचो और फिर एक्ट करो। क्योंकि कोई भी इस तरह की संस्थाएं हैं आपसे डायरेक्ट डील नहीं करती। कल आपको रिजर्व बैंक से फोन आ जाए, रिजर्व बैंक मैन टू मैन डील ही नहीं करता है, वो केवल बैंक्स के ऊपर डील करता है। इस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में कोई डील नहीं करता, वहां पर एक रेगुलेटरी है, RDI जिसको बोलते हैं, वो डील
करती है। तो इस तरह से जब तक हम सब मिलकर अवेयरनेस नहीं लाएंगे, इस तरह की चीजें होती बिल्कुल। रहेंगी। और हमारा अगर इस प्रोग्राम को करने का भी उद्देश्य यही है वेद जी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। जैसा कि कल पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में ये कहा था, 3 स्टेप्स का ख्याल रखना है आपको, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। मदिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। मदिया, आप ये बताइए, आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुकी हैं, आप हमें बताइए, सब कुछ पता होने के बावजूद कैसे आप उनके जाल में फंस गई, कैसे आपको समझ में नहीं आया कि सामने वाला जो शख्स है वो फ्रॉड है? नमस्कार और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए सोशल वर्कर, मैं जब इस चीज का शिकार हो सकती हूँ तो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान है कि वो इस चीज का शिकार हो जाए। वैसे तो ये जब कॉल करते हैं आपको, तो आप कहीं भी एक्चुअली ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो आपको इतना ख्याल नहीं रहता है कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और वो एकदम से आपके नाम से कॉल आता है और आपको बताया जाता है आपकी पूरी डिटेल्स। यदि आपने कहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी जो कि एक ट्रस्टेड साइट नहीं है, या कहीं पर आपकी इन्फॉर्मेशन आपने डिजिटली डाली होगी, जो कि अक्सर हो जाता है हमसे, और मैं से एक गलती नहीं कहूंगी, बल्कि मैं कहूंगी हम ही सोच समझकर वो फॉर्म्स और वो चीजें फिल करते हैं, अननोइंग कि इसके रिपरकशंस बाद में क्या हो सकते हैं। तो आप बता रही मदिया, कई बार क्योंकि अक्सर हम जब कभी मार्केट में कहीं शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं, हमसे बहुत सारी डिटेल्स कई बार कोई ले लेते हैं कि कहीं आपका कोई लकी ड्रॉ निकल जाएगा, तो हमें वो डिटेल्स भरने से भी बचना चाहिए। आप जैसा ये भी कह रही हैं आप? ये जैसे अभी तो फेस्टिव सीजन है, तो काफी सारे ऐसे ऑफर्स निकलते हैं। जी, जी। मेरा ये कहना है कि ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वेबसाइट्स जो हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट जो ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड साइट्स हो, हम उसी पर अपनी इंफॉर्मेशन डाइवर्स करें। Because मदिया, आजकल एक की और डिजिटल बात, हाँ बहुत अच्छी बात आपने बताई, अपने दर्शकों को हम बताते हैं। मदिया जैसा कि कह रही है कि आप ध्यान रखें, कहीं भी अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल बाहर भी दे रहे हैं इस लालच में आकर कि आपका लकी ड्रॉ में कोई कूपन निकलेगा, आपको फैमिली हॉलीडे किसी 5 स्टार में मिलेगा, तो इसका भी ध्यान रखें। मदिया, एक और बात बताइए, वेदभूषण जी ये कह रहे थे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, अक्सर हम अपनी आप सोशल मीडिया पर अपनी इंफॉर्मेशन डालती हैं कि हमने पिक्चर डाली, यहाँ गए वहां गए, ये नया खरीदा, आईफोन खरीदा, कार खरीदी, ऐसे पे आप डालती हैं? एज ए सोशल इन्फ्लुएंसर, एज अ सोशल वर्कर, हमें अपने वर्क्स को दिखाना जरूरी रहता है। एज एन एंटरप्रेन्योर हम दिखाते हैं, जो कि जाहिरी बात है मीडिया के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो मदिया, यही हम जिक्र कर रहे थे, वेदभूषण जी ने भी ये कहा था, ये सलाह दी थी कि हमें इनसे बचना चाहिए, ताकि क्योंकि पूरी रिसर्च ये जो फ्रॉड होता है उसमें की जाती है। राकेश जी, आप हमें बताइए, क्या वो 5 चीजें अगर मैं आपसे पूछूं, हमें उनका ख्याल रखना है ताकि हम इस तरीके की ठगी का शिकार ना हो? अवेयर जिसको लेकर रहना है हमें पूरी तरीके से। जी, कुछ चीजें हमने कही कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से बात करने से हमें बचना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति पर अचानक से भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस क्लोनिंग का भी उपयोग होता है। तो इसलिए यकीन कई बार दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप ही का परिजन इस कॉल पर है, बट यही लोगों को सलाह है और यही अवेयरनेस होना चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति, अनजान नंबर से आए हुए फोन को, वीडियो कॉल को, ऑडियो कॉल पे अचानक से भरोसा ना करें। यदि आप वो कर लेते हैं तो काफी हद तक अपने आप में सुरक्षित हो जाते हैं जी। और यदि गलती से आपने फोन उठा भी लिया और यदि आपको लगता है कि वो किसी तरह का जो डर का माहौल बना रहे हैं, तो जितनी कम से कम बात हो सके उसको करके फोन को कट करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक भी उपलब्ध हैं। वो भी बताएंगे कि जितना आप उस जाल में उलझते जाएंगे, यदि आपने थोड़ा सा समय दिया तो वो आपको हिप्नोटाइज करके या किसी तरह का थ्रेट क्रिएट करके आपको ट्रैप में लेने की कोशिश करेंगे। तो पहली सलाह तो वही है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हम लोग गेन भी करें और बाकी लोगों में फैलाएं, तो वो अज्ञानता का जो है माहौल हटेगा। दूसरा, किसी अनजान नंबर से आए हुए किसी फोन कॉल को रिसीव करने से बचें, और बहुत ज्यादा जरूरत हो यदि उठाना भी पड़े तो उसको तुरंत जज करके और उसको या तो कट कर दें या उसको ज्यादा एंटरटेन ना करें। यहाँ पे सेक्सटॉर्शन की भी बात हुई, तो अनजान नंबर से आए हुए वीडियो कॉल को तो कभी भी ना उठाएं, किसी भी केस में ना उठाएं। वो एक अलग तरह का डिजिटल अरेस्ट से एक भिन्न प्रकार का एक फ्रॉड है, जो भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है और जो कई लोग उसके विक्टिम बनते जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजों का यदि ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। जी। और उसके बाद में यदि दुर्भाग्यवश किसी के साथ यदि दुर्घटना हो भी जाती है, तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने 1930 और cybercrime.gov.in 2 ऐसे एक पोर्टल है और एक टोल फ्री नंबर है, वो जारी किए हुए हैं। उस पर तुरंत सूचना दें
पर ये समझना जरूरी है क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनकी ज्योग्राफी बहुत ही डिफरेंट रहती है, फंड्स भी जो वो आपसे लेते हैं वो मल्टीपल जगह पे राउट होके जाता है। तो पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं होता है कि आपकी शिकायत करने के तुरंत बाद उन्हें ट्रैप कर लें या ट्रैप उस कर फंड्स को सकें, लौटा जी, पाएं, जी। बट एटलीस्ट हम अपनी जानकारी वहां प्रेषित कर सकते हैं, इतना राशि, हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया हमें कि आपको टाइम नहीं देना है, राकेश जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि जैसे आप कॉल को थोड़ा देर तक बात करते हैं इतने में सामने वाले को पूरा वक्त मिल जाता है आपको एक तरीके से हिप्नोटाइज करने का। कैसे तुरंत हमें रिएक्ट करना है क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये लोग फ्रॉड रहते हैं, ये एक पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आपसे बात करके कि आपका लेवल देखते हैं कि आप कैसे बात कर पा रहे हैं, क्या मतलब आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस हिसाब से वो आपसे बात करेंगे, उस हिसाब से, और फिर उसके बाद आपसे धीरे धीरे सारी जानकारी वो आपसे लेते जाएंगे। जैसे एक इम्पैथी, जैसे उनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत लालसा है, आपके अंदर क्रेव है पैसे की, तो वो आपसे बिल्कुल ऐसे स्पॉन्सर्स देने लगेंगे, आपको आइडियाज देने लगेंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, आप ये दे दो, तो आप तुरंत तुरंत बिल्कुल आप फटाफट अपना सब कुछ बताते जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन। तो और लालच में सबसे एक तरीके से नहीं फंसना है। हाँ, जी लालच में नहीं फंसना है, तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और ऐसे कॉल्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, तुरंत अवॉइड आपको फ़ोन करना है। कट कर देना है। जी, वेद जी आपसे ये सवाल है कि जैसे कि अभी ये इस बात का भी जिक्र हो रहा था कि बहुत आसान नहीं होता इन मामलों को ट्रैक करना, बहुत जल्दी से इन फ्रॉड जो जिसने आपके साथ फ्रॉड किया उसको ट्रैक करना। सबसे पहली बात तो ये, जब हम कॉल करते हैं 1930 पर कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्ड हमें मिलता है, क्योंकि लोगों की ये भी शिकायत है कि जब भी कॉल किया जाता है ऐसे नंबर्स पर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, और अगर शिकायत दर्ज करा दी है तो कितने वक्त में ऐसे केसेस को सॉल्व किया जा सकता है, या जो पैसा फ्रॉड करके निकाला गया है वो वापस आने की संभावना होती है? देखिए बहुत मुश्किल है इन लोगों को ट्रैक करना, क्योंकि हाँ। इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जी। आपने सुना होगा जामताड़ा एक जगह है, मेवात है, नाइजीरिया है, वहां से और रशिया है, वहां इस तरह के सॉफ्टवेयर लोग इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह की चीटिंग फ्रॉड होते जी। हैं। तो पुलिस के लिए भी एक चैलेंज होता है और एक आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ केवल एक इस अपराध की ये मान के चलें कि एक शुरुआत भर हुई है। अभी तो इस बारे में बहुत ज्यादा क्राइम आगे आने वाले टाइम में आने वाला है। तो तमाम जो बेसिक जो चीजें हैं वो ये है कि आप कभी भी अपना आधार कार्ड शेयर ना करें किसी को, अपना फेसबुक पासबुक किसी भी जगह आप उसको शेयर ना करें, डालें ना, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान में जितनी भी चीजें हैं वो आधार कार्ड से कनेक्टेड हैं। दूसरा अपना पासपोर्ट है, अपने पासपोर्ट की कभी भी फोटो स्टेट या कहीं अपने फेसबुक पर या किसी अन्य अननोन आदमी को शेयर ना करें। उसके अलावा आपके बैंक डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स बहुत ही रेयर स्थिति में अपने पासवर्ड तो बताएं ना, अपने फैमिली के मेंबर्स के अलावा जो बिल्कुल ट्रस्टेड है उनके अलावा अपना पासवर्ड ना बताएं। अपना एयर टिकट यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो ना उसको शेयर करें फेसबुक में दिखाने के लिए कि मैं आज फला कंट्री में टूरिस्ट हूं, घूमने के लिए आया हुआ हूं। तो इस तरह के लोग निगाह रखते हैं इन तमाम चीजों पर, क्योंकि आधार कार्ड आने वाले टाइम में तमाम सिस्टम से लिंक हो जाएगा। तो यदि आपने अपना आधार कार्ड बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आपको ले आए तो इस तरह के चीटर्स उसको तमाम को पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस किस तरह से कहां कहां अकाउंट इनके हो सकते हैं, किस तरह के प्रोफाइल के आदमी हैं, इवन बैंक डिटेल्स तक भी घुस जाएंगे। तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी सतर्कता की जरूरत है। इसके लिए पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। साइबर चूंकि क्राइम हमारे यहाँ थाने भी हैं, 1930 भी है और तमाम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर है, दिल्ली में तो बल्कि स्पेशल सीपी लेवल के ऊपर बहुत बड़ा सिस्टम है। परंतु एक तरह से फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है इस तरह के क्राइम की, जिनको डिटेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना वो एक जुडिशरी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट करते हैं तो अदालत में उसका ट्रायल होना भी एक डिजिटली एक उनके बारे में अवेयरनेस होना खुद जुडिशरी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। केवल बचाव ही एक उसका रास्ता है और लालच बुरी बला है, लालच से दूर, लालच बुरी बला है, लालच ही नहीं करना है। राकेश जी, ऐसे मामलों में देखिए अगर किसी ने शिकायत दर्ज करा दी, आप एक बार फिर से वो 2 प्लेटफॉर्म्स जो आप दोहरा रहे थे कि हमें तुरंत जहां पर अगर फ्रॉड हो गया है तो कहां पर शिकायत करनी है? देखिए भारत सरकार गृह मंत्रालय ने एक तो टोल फ्री नंबर जारी किया है 1930,
इस पे कोई शिकायत कर सकते हैं। किसी भी तरह के साइबर अपराध की कोई घटना होती है, या फिर एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, ये दो तो जो है केंद्रीय सरकार द्वारा जो किया गए हैं। इसके अलावा हर राज्य के, हर शहर के पुलिस जो है, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर बहुत सारे इस तरह के शिकायत के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जानकारी या जो भी अपराध की जानकारी दे करके, या नजदीकी पुलिस थाने में या अपने शहर की क्राइम ब्रांच में जा करके इस तरह की शिकायतें की जा सकती है। जी जी। मदिया, जाते जाते आप जल्दी से बता दीजिए कि अगर आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई थी, कितनी जल्दी आपको मदद मिली थी, रिस्पॉन्ड मिला था जहां आपने शिकायत दर्ज करी थी? जब मैंने इस चीज के बारे में संपर्क किया था करीबी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, मुझे तुरंत इसके बारे में सुविधा मिल गई थी और इन्होंने मेरी सहायता की थी, क्योंकि ये क्राइम्स ऑलरेडी ऐसे हजारों क्राइम दर्ज थे जिसका मैं शिकार थी, और मेरे ही एरिया के लोग इससे, और स्पेशली लेडीज। और इस बार लालच वाला मामला नहीं था। इस बार कभी कभी हम खुद जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमें जो पैकेट्स भी रिसीव होते हैं, तो हम उसे जब बराबर से डिस्पोज ऑफ नहीं करते विद आवर एड्रेस, तो वहां से भी लोगों को अपने एड्रेस मिल सकते हैं और लोग उससे भी हमें फ्रॉड में फंसा सकते हैं। बहुत और ऑनलाइन शॉपिंग के अहम लिए जब बात हम आप बता इंफॉर्मेशन रहे डालते हैं, हैं तभी भी, क्योंकि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो पैकेट हम ऐसे ही फेंक देते हैं बिना अपना एड्रेस उससे हटाए। मदिहा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, राशि जी आपने भी, और वेद सर आपने, और साथ ही हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े। राकेश जैन जी, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए हमारे स्पेशल बुलेटिन में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें, तो आप साइबर क्राइम में आप नहीं फंसेंगे, आप साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है, पर्सनल डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करनी है। हमारे इस बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।